यूएई यानी संयुक्त अरब अमीरात से पीएफआई को बहुत पैसा मिल रहा है। जानकारी ये मिली है, रिपोर्ट है कि हर महीने 6 करोड़ 70 लाख की फंडिंग हो रही है हर महीने। पीएफआई का जो लिंक है पावर सप्लाई कंपनियों से, बिजली बनाने वाली कंपनियों से है। गल्फ देशों की ये कंपनियां पीएफआई की दरअसल मदद कर रही। इन कंपनियों के लोग पीएफआई को फंडिंग कर रहे हैं। करीब 30,000 लोग पीएफआई को पैसा भेज रहे हैं और एक महीने में एक शख्स 2,000 दे रहा है। 30,000 लोग अगर भेज रहे हैं, 2,000 एक शख्स दे रहा है, तो करीब 6 करोड़ से ज्यादा महीने में फंडिंग हो रही है। सिर्फ देश में जो फंडिंग हो रही है उसके बारे में मैं आपको बता रहा हूं। कई और तरीकों से भी पीएफआई को पैसा मिल रहा है और बुक पब्लिकेशन से पीएफआई भी कमाई कर रहा है। ये सारे सोर्सेज हैं इनकम के। मैगजीन और सीडी से भी पीएफआई को पैसा मिल रहा है। केरल के कुछ एनजीओ पर भी फंडिंग का आरोप है पीएफआई की। इन एनजीओ के जरिए गल्फ देशों से पैसा आ रहा है जिसकी जांच हो रही है। फिलहाल पीएफआई की फंडिंग को लेकर जांच जारी है। आइए मैं आपको सुनवाता हूं, सुनिए जरा मनोज तिवारी क्या कह रहे हैं और हेमंता बिस्वा शर्मा पीएफआई को बैन करने की मांग कर रहे हैं। सुनिए। Assam government is consistently requesting central government to ban PFI. However, as PFI is a national organization and national entity, probably the request of Assam government may not be enough, but definitely Assam government has sent its input long back. And after Gorukhuti violence, we are convinced that PFI need to be banned. देखिए, पीएफआई निश्चित रूप से लगातार कई ऐसे इंसिडेंट्स हुए हैं जहां आतंकी घटनाओं में, देश विरोधी घटनाओं में और देश की जो व्यवस्था है, शांति व्यवस्था है, उसको डिस्टर्ब करने में संलग्न पाई गई है। इसके कारण पीएफआई पे बहुत समय से एक्शन होने के लिए देश का हर सेक्टर बार बार बात कह रहा था। थैंक्स नरेंद्र मोदी सरकार को, थैंक्स गृह मंत्रालय को, उन्होंने पीएफआई के खिलाफ ये जांच और रेड शुरू की है। अब हमें लगता है इसमें दूध का दूध, पानी का पानी हो। तो सवाल यह है कि रेड के बाद अब क्या पीएफआई पर बैन की बारी है? पीएफआई पर कल आधी रात में एनआईए ने सबसे बड़ी छापेमारी की। एनआईए की टीम ने देश भर के 15 राज्यों में 93 ठिकानों पर एक साथ रेड की थी और इस दौरान आतंकी फंडिंग से जुड़े सबूत जुटाए गए। केरल से लेकर दिल्ली के शाहीन बाग तक हुई छापेमारी में 100 से ज्यादा पीएफआई सदस्य गिरफ्तार किए गए। अकेले केरल से ही 22 सदस्यों की गिरफ्तारी हुई थी। पीएफआई प्रमुख ओमा सालम को भी एनआईए ने गिरफ्तार कर लिया और अब पीएफआई को बैन करने की मांग तेज हो गई। लेकिन बैन होने पर भी पीएफआई ने प्लान बी तैयार किया है। सोचिए जरा, अगर सरकार ये सोच रही थी कि पीएफआई को बैन कर देंगे तो पीएफआई ने एक दूसरा प्लान तैयार किया है। आप बैन कीजिए लेकिन पीएफआई खत्म नहीं होगा। कैसे, ये आपको बता रहा हूं, देखिए जरा ग्राफिक दीजिए। पीएफआई का प्लान बी क्या है? बैन होने पर भी पीएफआई ने बाकायदा रणनीति बनाई हुई है। इसके लिए पीएफआई ने कई संगठन बनाए हैं। दरअसल पीएफआई ने एक दो नहीं, आधा दर्जन संगठन बनाए हुए हैं। प्रतिबंध लगने पर फिर से नाम बदला जा सके, इस तरह के संगठन करते क्या है कि आप उन्हें बैन करेंगे, कर दीजिए बैन। वो कई संगठन बनाकर रखते हैं नामों से। आप एक को बैन करेंगे, वो दूसरे नाम से जन्म ले लेंगे। आप दूसरे को बैन करेंगे, वो तीसरे नाम से जन्म ले लेंगे। तीसरे को बैन करेंगे तो चौथे नाम से। पीएफआई की स्थापना दरअसल 3 संगठनों के विलय से हुई थी। 3 संगठन इसमें जोड़े गए। आरोप है कि सिमी का बदला हुआ स्वरूप है पीएफआई, यानी सिमी का नाम चेंज करके पीएफआई हो गया। सिमी के कई नेता भी पीएफआई में शामिल रहे हैं। आरोप यह भी है भारत में सिमी पर बैन लगा तो उसी तरह से जैसे सिमी पर बैन लगा तो पीएफआई हो गया, पीएफआई पर बैन लगेगा तो कुछ और बन जाएगा। सबसे पहले 2001 में सिमी पर बैन लगा था और कई धमाकों में सिमी संगठन आरोपी रह चुका है। 2006 में पीएफआई की स्थापना की गई थी। देश विरोधी कई मामलों में पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया आरोपी है। ऐसे में पीएफआई पर कभी भी बैन लग सकता है। प्रतिबंध पर फिर से नाम बदलने की रणनीति है पीएफआई की। यही था प्लान बी। लेकिन ताज्जुब इस बात का कि समाजवादी पार्टी के एक नेता है शफीकुर रहमान बर्क। ऐसे संगठन, पीएफआई जैसे संगठनों के लिए उनके दिल में इतना रहम, इतना प्यार, इतनी मोहब्बत है। जरा सुनिए। ये पॉपुलर
ऑफ इंडिया क्या कहलाती है, फ्रंट पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया है इसका नाम, पीएफआई। तो ये भी अपनी एक पार्टी है, इनका एक मिशन है। बहरहाल इनका मिशन कोई गवर्नमेंट के हिंदुस्तान के मिशन के खिलाफ तो है नहीं। बहरहाल वो भी पावर में है, अपने कुछ मसाइल हैं, उनको मसाइल को रखकर उनको मनवाना चाहते हैं कि मुसलमानों के साथ जो जुल्म और ज्यादती हो रहा है तो उनको, उनके लिए वो रास्ता तलाश कर रहे हैं। तो अगर वो कोई बात कह रहे हैं तो उनको 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 गद्दार क्यों समझा जा रहा है उनको? जैसे और पार्टियां चल रही है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया मौजूद है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के एतबार से अगर ये पार्टी भी अपना काम कर सकती है तो उसको काम करने दें। पीएफआई को लेकर के कोई तुष्टीकरण की राजनीति के अंतर्गत इस प्रकार की बयानबाजी कर रहा है, जिनके खिलाफ एनआईए की छापेमारी चल रही है, ईडी की कार्रवाई चल रही है, जिनकी पहले भी गतिविधियां संदिग्ध रही हैं। पीएफआई क्या है? पीएफआई मैं जो लगातार उनका जो कृत्य देखता हूं वो सिमी का बदला हुआ रूप है। तो ये वक्त है एक आवाज में जो भी शख्स देश के खिलाफ कोई साजिश रच रहा है, चाहे वो कोई भी संगठन क्यों ना हो, उससे इस देश में रहने का कोई हक नहीं, उसे बैन होना ही चाहिए। बहरहाल खबरों में आगे बढ़ते हैं। आज की एक और बड़ी खबर है। आज अमित शाह बिहार में थे और सबसे बड़ा हमला, शाह का जो सबसे बड़ी सर्जिकल स्ट्राइक थी आज, वो नीतीश कुमार पर थी। शाह ने कहा नीतीश कुमार धोखेबाज है। अमित शाह एयरपोर्ट पर जब उतरे, ये तस्वीरें आप देख रहे हैं अमित शाह की। अमित शाह का बिहार दौरा है, 2024 का चुनाव नजदीक है, तैयारी शुरू कर दी है। शाह ने शंखनाद किया। अगली तस्वीर दिखाइए। पूर्णिया में शाह थे, पूर्णिया में बड़ी रैली की और सीधे उनके निशाने पर नीतीश कुमार थे। पहली बार शाह ने जमकर बॉम्बार्डमेंट किया। अगली तस्वीर दिखाइए जरा। और ये सारा धमाका नीतीश और लालू पर हुआ। लालू यादव से अमित शाह ने कहा है नीतीश कुमार से बच के रहिएगा। देखिए जरा क्या कुछ कहा है आज अमित शाह ने नीतीश कुमार से। नीतीश पर यह अब तक का सबसे बड़ा हमला है शाह का। दरअसल अमित शाह ने नीतीश कुमार पर यह हमला बोला है। उन्होंने कहा नीतीश की अपनी कोई विचारधारा नहीं है, कुर्सी के लिए नीतीश कुमार कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी। बीजेपी ने बड़प्पन दिखाया और नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बना दिया, लेकिन प्रधानमंत्री बनने के चक्कर में नीतीश ने हमें भी धोखा दे दिया। यह धोखा बीजेपी का नहीं, बिहार की जनता का धोखा है। दरअसल नीतीश कुमार की धोखेबाजी का अपना पुराना इतिहास है। अमित शाह ने कहा नीतीश कुमार सबसे पहले देवीलाल गुट के साथ गए, उसके बाद नीतीश ने लालू के साथ कपट किया। यह अमित शाह ने कहा सबसे बड़ा धोखा जॉर्ज फर्नांडिस को दिया नीतीश कुमार ने, और जॉर्ज के आशीर्वाद से उन्होंने समता पार्टी बना ली, लेकिन तबीयत खराब हुई। उस दौरान जॉर्ज फर्नांडिस को भी किनारे लगा दिया। फिर नीतीश ने शरद यादव को भी किनारे लगा दिया, धोखा दे दिया। 2015 में चुनाव में नीतीश ने बीजेपी को भी धोखा दे दिया। उसके बाद जीतन राम मांझी को भी किनारे लगा दिया। तो ये धोखेबाजी की लंबी लिस्ट है। दलित नेता रामविलास पासवान तक को नहीं छोड़ा नीतीश कुमार ने। प्रधानमंत्री पद की लालसा में अब लालू की गोद में जाकर बैठ गए हैं, लेकिन 2024 में नीतीश लालू का सूपड़ा साफ हो जाएगा। 2025 चुनाव में बिहार में बीजेपी की वापसी होगी। यह था